तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी नील्स बोर के मॉडल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम पढ़ने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क टिक लगाऊंगा और स्टार मार्क लगाऊंगा। तो उसको आपको नोट डाउन करना है और आपको देख के जाना है अच्छे से, नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में या एडवांस में हमारे पास, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि बायो का जो हमारा शॉर्ट्स जो चल रहा है उसमें जो हमारा एनसीईआरटी है सारा तो अंडरलाइन किया हुआ है। तो एक बात बता दूं मैं कि वो एनसीईआरटी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। वो किसी और ने पढ़ी हुई है तो पूरा एनसीईआरटी ही अंडरलाइन किया गया, उसमें से मैं लाइन छाट के और उसमें से मैं बताता हूँ उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उसको ध्यान देना कि जो मैं कौन सा पॉइंट बना रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। बाकी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। 2 पॉइंट ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। ये इससे पहला लेक्चर 2 लेक्चर हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट बना दिया हमने, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये आई सेक्शन में हमने और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे पास नीचे, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2.3 हमारा आज का थर्ड लेक्चर जो कि है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोर्स मॉडल, यानी नील्स बोर एटम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, मॉडल के बारे में नहीं। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, हिस्टोरिकली रिजल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशंस विद मैटर हैव द प्रोवाइडेड इमेंस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मेनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। देखो, एटम से ही मॉलिक्यूल्स बने, मेनली ये चीज़ याद रखना। ठीक है, छोटे छोटे हमारे पास मेनली एटम्स हो जाते हैं, एटम से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स से एटम, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो मेनली बात आती है यहाँ पे, हमने जो पहला जो लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें कि मेनली रेडिएशन की बात थी। एक्सरे का सबसे पहले जैसे रोंडेजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की, एक्सरे की डिस्कवरी के बहुत चीज़ ऐसा हुआ जो रदरफोर्ड ने भी पॉसिबल किया, ठीक है। और रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया और भी बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, जो कि बहुत चीज़ पॉसिबल हो पाया एक्सरे के डिस्कवरी के बाद। तो मेनली इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के, हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं रेडिएशन से, रेडिएशन विद मैटर के हिसाब से कहा जाता है। तो नील्स बोर साइंटिस्ट आए, ठीक है। ये हमारे पास थॉमसन था। थॉमसन के बाद हमारे पास कौन आए? जैसे हमारे पास रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड के हमारे पास कौन आया था? ये हमारे पास नील्स बोर आए थे। तो इन चीज़ को हम देखते हैं इसमें मेनली। तो नील्स बोर हमारा यूटिलाइज किया रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल परपोज द रदरफोर्ड। तो नील्स बोर ने एक साइंटिस्ट जो आया था ना, अब देखो मेनली कहा जाए तो रदरफोर्ड ने थॉमसन को गलत किया और थॉमसन को नील्स बोर ने गलत साबित किया। तो यही नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को अच्छे से इम्प्रूव करके बताया। क्या बताया? देखो, टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो दो मेजर रोल होते हैं, कौन कौन से? एक पहला ये है, दूसरा ये है। तो मेनली हमारा ड्यूल नेचर, अब मेनली हमारा कहा गया जो भी हमारा ड्यूल, अब पढ़ लेते हैं पहले। ड्यूल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उससे बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक दोनों की बात हो रही है। तो रेडिएशन की, विच मीन्स द रेडिएशन पोजेस बोथ लाइक एंड पार्टिकल्स एंड, हमारे पास लाइक पार्टिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ वेव लाइक पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज। यानी लाइक पार्टिकल्स एक जैसे पार्टिकल्स भी हो गए, अब पार्टिकल्स लाइक प्रॉपर्टीज भी हो गए उसके। तो मेनली ये क्या, इसलिए कहा गया उसको ड्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया हमारा, ठीक है, ड्यूल कैरेक्टर मेनली। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास मेनली जो इसका मेनली रिजल्ट जो मिलता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही मिलता है हमारे मेनली, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट भी हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ड्यूल नेचर होता क्या है, ठीक है। तो और नील्स बोर ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास सेक्शन दे रखा है हमारे पास, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़, कई चीज़ें तो हमने पढ़ चुकी है। तो कई चीज़ें हम पीछे आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 2.4 सेक्शन में आगे इसका आगे क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे लेमल, बार पाचन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर विबग्योर जो हमारा था, प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करेंगे तो साइलेंट कलर निकलेगा, तो हमारे पास स्पेक्ट्रा हो गया, जैसे विबग्योर कहते हैं, वो चीज़ हमें पढ़ने वाले आगे हम। तो मेनली हमारे पास रहता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो जाती है।
अब वेव नेचर की क्या बात करते हैं, वेव से बात होता है कुछ ना कुछ मूवमेंट की बात हो रही होगी, रेडिएशन होगा तो रेडिएशन का कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, इससे फील होता है मेनली, ठीक है, दिखेगा नहीं मेनली, रेडिएशन अच्छा ऐसा रेडिएशन भी होता है हमारे पास जो कि मेनली हमें विजिबल नहीं होता है लेकिन उसे फील किया जा सकता है, ठीक है, फील किया जा सकता है मेनली, तुरंत नहीं धीरे धीरे, जैसे मैरी क्यूरी साइंटिस्ट ने क्या किया था, अपने हाथ में ही लेके रेडिएशन चेक किया था, उसी कारण उसकी उनकी डेथ भी हो गई थी उसी रेडिएशन के कारण, वो यूरेनियम था वो। तो अब इस चीज़ को फिजिक्स में भी पढ़ोगे, हम यहाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। इन द मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो फिजिसिस्ट एक्टिवली यानी फिजिसिस्ट जो थे ना उस टाइम के, फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ी तो उस टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, मेनली जो स्टडी कर रहे थे एब्जॉर्प्शन के बारे में और एमिशन के बारे में, क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या चीज़ एमिट कर रहा है, यानी किससे लाइट रेज या रेडिएशन किससे निकल रही है, क्या चीज़ ऐसा है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मेनली ये चीज़ें देखा जाता है। तो मेनली अगर कहा जाए तो इस चीज़ पे दो चीज़ पे हमें ध्यान देना है, एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना है हमें और एमिशन पे ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। अब हीटेड ऑब्जेक्ट्स मेनली रेडिएशन, अब देखो कोई चीज़ जैसे मेरे पास मान लो मेटल की रॉड है मेरे पास, इसको मैं मोमबत्ती से या किसी से लाइटर से हीट करता हूँ तो धीरे धीरे इसकी रेडिएशन यहाँ देगा, कुछ टाइम बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, तो मेनली ये भी एक तरह का रेडिएशन ही होता है, जिसे हम थर्मल रेडिएशन, यानी थर्मल का मतलब ही होता है हीट, ठीक है, तो इसे हम थर्मल रेडिएशन कह देते हैं, थर्मल का मतलब ही हमारा क्या होता है, हीट हो जाता है, तो थर्मल रेडिएशन की बात हो सकती है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पूछ सकता है कि मेनली इसमें किस किस चीज़ की बात होती है थर्मल रेडिएशन में, तो मेनली हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात हो जाती है इसमें। एक चीज़ बता दो पहले, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाने वाला है तो घबराना मत, पूरा देखना अच्छे से। दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द थर्मल, अब देखो मेनली हम ढूंढने की ये कोशिश करेंगे हमारे मेनली थर्मल रेडिएशन होता क्या, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, तो थर्मल रेडिएशन हमारा किससे बना हुआ है, इट इज़ नाउ वेल नोन फैक्ट द थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल, क्या हमारे पास जो थर्मल रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होते हैं मतलब प्रोड्यूस होते हैं, या उसके वेरियस अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अगर होगी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी। अब आप लोगों ने एक तो चीज़ पढ़ा होगा वेवक्योर में हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मेनली यही चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ हम आगे वह भी पढ़ने भी वाले। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे चल रहे हैं हमारे पास, नील्स बोर तो मॉडर्न ही कॉन्सेप्ट दे रहा है मेनली, देख लो 1850 के आसपास की बात है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच वर अननोन द मिड 19th सेंचुरी की बात है, यानी 1850 की बात है। तो फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉ के बारे में उस टाइम पढ़ा जाता था 1850 के करीब। The theory of electromagnetic waves and emissions of such waves by the accelerating charge particles की, अब चार्ज से बात आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि टाइम की बात करते हैं, मेनली पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की बात आ रही है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की बात आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मेनली बात आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें यहाँ देखते हैं हमारे पास ऊपर देखा चार्ज पार्टिकल्स इन द 1870 की बात है, 1870 में हमारे पास जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कंफर्म किया था कंफर्म लेटर बाय द हेनरिच हल्स के बाद, अब हेनरिच हल्स के बाद उन्होंने कंफर्म किया था, हियर विल लर्न अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर उन्होंने, अब देखो हेनरी हल्स के बाद उन्होंने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेनली इन्होंने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था मेनली देखो, जेम्स मैक्सवेल की बात करें तो 1817 में सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट गिव द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी, अब इन्होंने ना चार्ज बॉडी में इंटरेक्शन, यानी कि चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन के बीच का हमारे, यानी कि कौन अट्रैक्ट कर रहा है कौन रिपेल कर रहा है, इसके बीच का मेनली इन्होंने सब पूरा थ्योरी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड बताई थी इसने, जैसे अगर कहा जाए तो कहते नहीं हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट में हमारे पास लाइक एक पोल्स आर रिपेल ईच अदर लेकिन अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वही वाली बात हो जाती है हमारे पास, नॉर्थ और साउथ पोल दो मेन पोल होते हैं हमारे पास मैग्नेट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात किया था इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ, अब बिहेवियर देखा जाए बिहेवियर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब बिहेवियर बस हमारे पास होता है बिहेवियर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो भी माइक्रोस्कोप मैक्रो की मतलब होते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं, मैक्रो एक होता है माइक्रो, MICRO माइक्रो, एक होता है छोटे वाले होते हैं ये मैक्रो, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा है इसमें, ठीक है, यानी बड़े लेवल की बात हो रही है, तो मेनली इसमें पार्टिकल्स भी बड़े मिले, क्योंकि हमें मैग्नेट तो दिख जाते हैं इसमें ना, तो उसका हमें इलेक्ट्रिकल जो उसमें जो क्या हो रहा है वो तो हमें दिख जाएगा, ठीक है, इसमें इसलिए इसको कहा गया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। He just suggests that when the electrically charged particles, इसमें electrically charged particle, अब मेनली इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास वो
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है ना हमारे पास, तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर द एक्सीलरेटिंग एंड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। मेनली आप लोगों को ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे ना तो उसमें और अच्छे से फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में समझ आए, लेकिन हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेनली हमारा मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव करेगा। तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है लगातार इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो कर रहा है, लगातार फ्लो कर रहा है। जैसे आपने लोगों ने लाइट ऑन किया तो ऐसा तो नहीं है बीच में बंद, बीच में चालू, बंद चालू बंद चालू, ऐसा हो रहा है नहीं ना, लगातार इलेक्ट्रॉन्स पास होता है ना। तो इसी को कहा गया एक्सीलरेटिंग कर रहा है, वो भी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनी मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस द ट्रांसमिटेड, दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कह सकते हैं। मेनली अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कंपेयर कर सकते, मेनली से मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्यों, इलेक्ट्रिसिटी बात अलग हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात हो जाती है, वेव्स की बात होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो मेनली इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मैग्नेटिक भी क्या है यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होती है। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास लाइट को लेके हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दे रखा है वो भी हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो मेनली हम ऐसे समझाने के लिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे अलग बात हो जाता है। जैसे अगर हम कहा जाए, हमें कहा जाए तो इसको हम फील कर सकते हैं कैसे, जैसे तालाब वाला में आप लोग कभी गाँव हो गए होगे, आपके घर के आसपास तालाब वाला होगा, ठीक है, तो आप कंकड़ डालते हो तो उसमें भी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वेव प्रोड्यूस होती है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, होती है एक ट्रांसवर्सल वेव होती है, हमारे पास दो टाइप्स की वेव होती है। तो उस टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने उसको भी हम ये नहीं कर सकते, लेकिन वेव के वो अलग वेव होता है, वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं ये भी बता रहा हूँ कि किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जैसे आप एमआरआई कराने जाते हो तो उसमें मैग्नेटिक वेव्स निकलती है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एमआरआई में क्या होती है, मेनली एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होती है, आप लोग आगे डॉक्टर बनोगे तो इसके बारे में पढ़ोगी भी आप लोग इसमें। तो मेनली इसमें हाई मतलब इसमें जो मैग्नेट होता है ना, हाई पावर के मैग्नेट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसमें, यानी रेडिएशन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर का होता है। तो मेटल की चीज़ कुछ नहीं ले जाने देते हैं उसमें, ठीक है। कभी आप लोगों ने चेक करवाया होगा, आपके फैमिली में आपके आस पड़ोस में किसी ने किया होगा हमारे में, तो देखना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि डॉक्टर आगे बताते हैं कि आपने अगर मेटल की चीज़ें कुछ भी पहन रखी थी आप उसको निकाल के रख दो बाहर, क्योंकि हम जिस रूम में एमआरआई रूम में जाने वाले हैं उस रूम में मेनली अगर मेटल की चीज़ें से बनी हुई चीज़ उसमें नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा पावर होता है ना उसमें मैग्नेट में, जो खींच खाच के अगर अंदर स्किन के अंदर भी कुछ जाए खींच खाच के बाहर निकाल लेगा, तो इसमें जान जाने का ज़्यादा चांस होता है। और वो जो रूम होता है उसमें मेटल से बनी चीज़ें ज़्यादा नहीं रखते वहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर डायग्राम में बात किया जाए तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट हमारा एक तरह का रेडिएशन ही है। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट में से तो रेडिएशन ही निकलता है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। हमारे घर में भी जो ट्यूबलाइट जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, बल्ब जल रहे हैं, तो उसमें से भी रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। एंड नॉन फ्रॉम द अर्ली डेज स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट लेट्स बैक टू रिमोट द एंशियंट टाइम्स। इट इज, अब हम पुराने टाइम की बात करें तो इन अर्लियर डेज अब और अभी के टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ particles, it was only in the 19th century की बात करें, the wave nature of light was established। तो मैक्सवेल was again the first to reveal that light waves को फिर उन्होंने मैक्सवेल ने सबसे पहले रिवील किया, नहीं बताया था, associated with the oscillating electric और मैग्नेट, ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल्स, यानी ऑसिलेट करना टू एंड फ्रो इधर उधर करते हुए पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर हमारे पास ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे इस डायग्राम में हमारे पास दिखा गया है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस ले लिए गए हमारे पास। तो मेनली देख लो यहाँ पे, अब ये ब्लू वाले जो हमारे पास ब्लू वाला जो लाइन है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिखा रहा है, हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हो गया है ऐसे, ठीक है। लेकिन वही हमारे जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मेनली दिखा रहा है ऊपर नीचे जाते हुए, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेनली शो कर रहा है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर चले तो हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पे हमें बस मेनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट होती है। तो सबकी अगर परपेंडिकुलर प्लेन में होता है तो सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। ऑल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास वेव जो होता है मोशन कॉम्प्लेक्स होता है हमारे नेचर में, ठीक है। वी विल कंसिडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल
अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, उसमें से पहला हमारे पास है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। अब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक जो हमारे पास फील्ड है जो कि प्रोड्यूस करता है चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। अब देखो कोई भी चीज़ हम मेनली पढ़ाते भी ना, जैसे कॉम को मेनली पढ़ाते हैं तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताते हैं तो बाल में हम कंघी रगड़ लेते हैं, फिर पेपर को या पेंसिल का शॉर्पनर का जो छिलका रहता है उससे हम अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करता है ना, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोथ द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन इज प्रोपगेशन ऑफ द वेव सिंप्लीफाइड द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन 2.6 में हमें दिखाया गया। यहाँ पे 2.6 ये है हमारे पास यहाँ, यस ये चीज़ हमने देखा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए हम ये चलते हैं अनलाइक साउंड वेव्स। अनलाइक साउंड में वेव मतलब बात की जाए तो अनलाइक यानी अलग अलग साउंड की वेव्स की बात होती है कि अब साउंड में भी सबकी फ्रीक्वेंसी सबकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। मैं बोल रहा हूँ यानी एक अगर मैं बोला जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स की वॉइस की यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबकी अलग होती है, तो इसलिए कहा गया अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन द वाटर। अब मेनली अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ठीक है एक मीडियम चाहिए होता है, हमें साउंड को भी एक मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम मीडियम वैक्यूम जहाँ पे बिल्कुल ही एयर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पार्टिकल्स क्या साउंड सुनाई देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा वहाँ पे आपको, ठीक है, मीडियम ही नहीं वहाँ पे। क्या अगर कुछ मीडियम यानी एयर का देखो हम बायो में भी पढ़ाते हैं कि एयर का होना कितना जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है, ऑक्सीजन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है, वैसे हमारे लिए ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 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 ना रहे कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो इंसान घुट के मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया हमारे पास एक साउंड का हमारे पास मीडियम होना जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मेरे उस साइड कोई और है, मैं अगर पुली अगर इस मैं यहाँ पे अगर कह दूँ मेरे जिस एक मेरे को ऐसे रूम में रख दिया जाए जिसमें ना शीशा लगा बुलेट प्रूफ, ठीक है, जिसका साउंड बिल्कुल ही बाहर ना जाए, ठीक है, तो क्या मैं इधर जो बोल रहा हूँ क्या शीशे के उस साइड वाले इंसान को कुछ सुनाई देगा? नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा, क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो जाता है मीडियम। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर। अब जैसे आप वाटर के पानी के नीचे आप दो जने जाओ, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए पानी में जाके कुछ बोलो, सुनाई देगा? पहले बात बोलोगे मुंह खोलते ही पानी चले जाएगा आपके मुंह में, एक चीज़ ये होता है, ठीक है। अगर आप कुछ लगा के भी कुछ करके भी बोलते हो फिर भी सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा भी तो माइन्यूट सा, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी। अब इसी से कहा जाता है कि अनलाइक साउंड की बात करें ना, तो यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना मेनली हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, एंड कैन मूव इन अ वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो साउंड वेव और प्रोड्यूस की वाटर, जैसे वाटर में प्रोड्यूस साउंड वेव हो जाता है मिली, बुलबुले तो छोड़ेगा ही, आवाज़ हल्का हल्का सुनाई देगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ हो जाता है हमारे पास। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट हियर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अलग बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। सब अलग अलग है, सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वही हमारे उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट नेम। अलग अलग रीजन में अलग अलग स्पेक्ट्रा के अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी की अलग, अब देखो अब एफएम सुनते होंगे, एफएम में क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास एफएम, ठीक है, तो एफएम में हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी 98.27 हो गया, 101 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया, तो उस पर हमारे पास वो रेंज होती है, उस पर हमें सुनाई देता है। किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा मैं अभी। तो मान लो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी अराउंड अगर 10.10 हर्ट्ज की बात करें तो यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हमारे पास कोई रेडियो चैनल यूज़ करता है। वैसे हमारे पास फिर माइक्रोवेव ओवन की बात करें रीजन में 10 हर्ट्ज की बात करें तो हमारे पास रेडार रीजन होता है जिसमें रेडिएशन निकलता है मेरी। ओवन होता है माइक्रोवेव जिसमें खाना गर्म करते हैं उसकी बात करें। फिर इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड रीजन आ जाता है जो कि 10 की पावर 13 हर्ट्ज के मुकाबले। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से रेडिएशन ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होते हैं, लेकिन आपको ये जो रेंज है ना ये मेनली नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से मेनली बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हमें पता होना चाहिए होते क्या, ठीक है। तो माइक्रोवेव रीजन हो गया हमारे पास, इंफ्रारेड रीजन हो गया जो कि 10 की पावर 13 हर्ट्ज के मुकाबले होते हैं। इसमें मेनली हीट होती है यानी थर्मल रेडिएशन निकलता है। अब यूवी रेज की बात करें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, ये हमारे सनलाइट से आती है और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है इससे। तो 10 की पावर 16 हर्ट्ज होता है, ये कंपोनेंट होता है जो कि सन रेडिएशन इसे कहते हैं जो कि सूरज से निकलता है। O3 हमारे पास जो होता है ना ओजोन जो होता है हमारे प्रोटेक्ट करता है इससे, अगर नहीं प्रोटेक्ट करेगा ना तो कई सारी बीमारियां हो सकती है।
स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, पता नहीं क्या क्या अजीब सी बीमारी हो जाएगी, वो हम बायो में पढ़ेंगे। द स्मॉल पोर्शन ऑफ अराउंड द 10 की पावर 15 हर्ट्ज इज व्हाट इज द ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल। अब हमारे पास एक होता है 10 की पावर 15 हर्ट्ज पोर्शन होता है, स्मॉल वो होता है जो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट वो होती है जो हम देख सकते हैं जिसमें मिली। इट इज ओनली द पार्ट ऑफ आवर आइज कैन सी और द डिटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। ठीक है, जिसमें हम वो चीज़ें यानी कि विजिबल हमारा लाइट वो होता है जिसमें हम देख सकते हैं कोई भी चीज़ को मिलनी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है। मेनली फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख लो आप, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन द रिप्रेजेंट। अब अलग अलग हमारे पास यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो करने के लिए। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, दिस रेडिएशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज। अब इसके कुछ नाम दिए गए हमारे पास, यही नाम को हमें पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन कौन से रेडिएशन हो गए हमारे पास, नाम दे रखे हमें प्रॉपर्टीज। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ हो गया, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेनली फ्रीक्वेंसी की, तो म्यू यानी कि हर्ट्ज होती है हमारी, हर्ट्ज या सेकंड हो जाती थी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका हेनरिच ने डिस्कवरी की थी। इट इज डिफाइंड द हेनरिच का नाम नहीं पूछता है, अभी तक पूछा नहीं गया। इसको अगर लिखा जाए अगर इसकी डेफिनेशन, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास गिवन पॉइंट ऑन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना पॉइंट पास किया गया मेनली, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ की बात आती है तो ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकता है। wavelength should have the units of length and you and as you know the SI unit of length is meter। अब SI यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। तो बच्चे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। इसलिए सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास अलग अलग काइंड्स के वेव्स दिखे जाते हैं हमारे पास। किसी की हमारे पास कुछ स्मॉलर, कुछ की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो कुछ की कम होती है। तो स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर यूनिट, अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसकी यूनिट्स भी कम होगी। ये पता है क्या है मेरे पास। 2.7 डायग्राम में हम देखेंगे। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास रेडिएशन, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं दिख जाते हैं। उनके अलग अलग क्या होंगे हमारे पास, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज होंगे। ये चीज़ हमें याद रखना है। अगर एक चीज़ याद रखना है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये चीज़ याद रखना आप हमेशा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ रेंज भी दे रखा है हमारे पास। इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस वेवलेंथ ट्रैवल द सेम स्पीड। अब देखो मेनली कहा जाए ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास जितने भी होते हैं ना, उसके ना एटलीस्ट अगर कहा जाता है वैक्यूम है ना, मेनली हमारे पास उसकी स्पीड सेम ही होती है। मेनली अगर लाइट की स्पीड ही मान लो तो लाइट की स्पीड तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेनली अप्रोक्स इतना 2.99 ऐसे करके करते हैं, लेकिन अप्रोक्स राउंड फिगर में हम करके 3.0 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स मान लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिसाइज में है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ये न्यूमेरिकल्स में हमें हेल्प करेगा। की लाइट की स्पीड तुम्हें वहाँ पे गिवन नहीं दे रखी होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड मेनली क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। पता हो, चलो देखो स्पीड होती है जो हमारी रोशनी आती है लाइट की, वो की स्पीड यही है। सिंबल सी से होता है हमारा। एंड द फ्रीक्वेंसी म्यू, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी एंड द लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन हम देखेंगे आगे। पहले हम ये देख लेते हैं स्पेक्ट्रा के बारे में। विजुअल स्पेक्ट्रा हमारे पास वेवलेंथ दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे नैनोमीटर के फॉर्म में दे रखा है। ये सारे जो रेंज दे रखे हैं हमारे पास वेवलेंथ नैनोमीटर के फॉर्म में दे रखे हैं। ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो गामा रेज आ गया, एक्स रेज आ गया, यूवी रेज आ गया, इंफ्रा रेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रा है जिसे हम विवग्योर कहते हैं, VIBGYOR, विवग्योर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद माइक्रोवेव हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी की बात करी थी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, FM या AM जिसे कहते हैं, रेडियो वेव्स जिसे कहते हैं। ये आ गया हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव्स यहाँ पास याद है। तो मेनली ये हमारे पास कुछ मेनली रेंज हमें पता होना चाहिए कि गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजुअल आता है, फिर इंफ्रा रेज आता है। सब अलग अलग होते हैं। इनके कुछ रेज हम बायो में भी पढ़ते हैं, जैसे गामा रेज हमारे पास, एक्स रेज भी पढ़ते हैं, यू रेज भी, इंफ्रा रेज। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बात दे रखी है। तो मेनली हमारे पास फिर यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है किसकी, हमारे पास विजुअल यानी स्पेक्ट्रा की दे रखी है। अब देख लो यहाँ पे V और मेनली R यानी वायलेट और रेड को, यानी देखो वायलेट को और रेड को देखो मेनली। अब 400 नैनोमीटर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 750 नैनोमीटर है। तो ये देख लो रेड वाले की हमारे पास क्या होगी, रेड वालों की हमारे पास रेड की, और ये हमारे पास
ये हो गई हमारे पास की वायलेट की। तो हमारे पास वायलेट की जो हमारे पास वेवलेंथ है ना कम है, वायलेट की क्या हमारे पास वेवलेंथ कम है, और रेड की हमारे पास वेवलेंथ क्या है ज़्यादा है। एक चीज़ याद रख लेना, ठीक है, ये हमारे पास याद रख लेना, सही कह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है, ये मेनली एक तरह की क्वांटिटी होता है जो कि स्पेशली मतलब यूज़ किया जाता है वेव नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो वेव नंबर हमारा म्यू ऐसे, हाँ ये देखो ये मैं बनाने वाला था, ऐसे करके ऐसे दिया रहता है, तो इसे ये होता है हमारा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने स्टार मार्क्स लगा रखा है यहाँ से, यानी ये न्यूमेरिकल्स आ रखा है, ठीक है। अब मेनली इसका डेफिनेशन कहा जाए तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। वेव लेंथ की बात करें पर यूनिट लेंथ की, इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट इज दैट्स मीटर इनवर्स, हाउएवर कॉमनली यूज्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो नोट एसआई यूनिट। तो सेंटीमीटर इनवर्स को हम एसआई यूनिट मानते नहीं, तो ये चीज़ याद रख लेना, तो हम इसको हम मानते नहीं है यूज इन सेंटीमीटर, तो नोट एसआई यूनिट, ये एसआई मीटर रहता है तो मान लेते हैं, ठीक है। इसको ये तो मान नहीं सकते हम, ठीक है। अगर बात की तो इन्वर्स की बात होती है तो 1/, में सेंटीमीटर सॉरी इसको नहीं मानते हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे हो जाता है, इसलिए हम माइंड ऊपर ले जाएंगे इसको तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है, इसे ही हमारे ये गलत हो जाता है, ये ऐसा यूनिट में नहीं होता। अब देख लो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास, इसका देख लो आप, ये क्वेश्चंस पूछे हुए एग्जाम में, आगे भी पूछ सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो विविध भारतीय स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन टेली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास दे रखी है फ्रीक्वेंसी, दे रखी है हमारे पास कितनी 1368 किलो हर्ट्ज। अब कैलकुलेट क्या करना है आप लोगों को, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर के द्वारा, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया ये भी बताना है। सबसे पहले निकालना क्या है हमारे पास, कैलकुलेट यानी वेवलेंथ, तो लैम्डा हमें निकालना है, एक चीज याद रख लो। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज दे रखा है हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। देखो यहाँ पे बताते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सिखा दिया जाता है पहले। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू। अब सी हमारे पास क्या था, लाइट की स्पीड थी, म्यू हमारे पास दे रखा है, बस हम निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल, देख लो आप, ठीक है। अब देखो आप लोगों को कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। देखो अब कैलकुलेशन कैसे आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना, अगर आप लोगों को मेनली याद नहीं रहता है, ठीक है, मेनली फॉर्मूले याद नहीं रखता है, ऐसे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक के, और हमारे पास शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ भी डालते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ पूरा बन के डालो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का भी डाल रखा है कुछ, और आगे भी हम डालेंगे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए। आप फाइल सेक्शन में जाओगे ना, फाइल सेक्शन में, तो मेनली फाइल सेक्शन में आप ऊपर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे होता है उधर, ठीक है। तो आप जाओगे तो फाइल सेक्शन में आपको लिंक दिखेगा, उधर बहुत सारे पीडीएफ डालेंगे बस, ठीक है। मेन जो राइटर हैं सबके बुक डालेंगे। तो मेन यहाँ फिलहाल इस पे आते हैं कि हमारे पास लैम्डा को सी बाई म्यू। अब तीन चीज़ है, तीन चीज़ में से कोई दो चीज़ दे रखी है तो तीसरी चीज़ अपने आप निकल देते हैं। लाइट की स्पीड हमें पता होनी चाहिए, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारे पास, इससे हम निकाल लेंगे, हमारे पास 219.3 मीटर हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास रेडियो वेव होता है हमारे पास, ये भी पूछा था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्या कि वेवलेंथ पे हमारे पास रेंज क्या होती है, विजिबल स्पेक्ट्रा एक्सटेंड अप तो वायलेट यानी 400 नैनोमीटर तक होती है। अगर मैली कहा जाता है तो 400 नैनोमीटर किसकी होती है, हमारे पास वायलेट की। रेड की 750, हमने पीछे भी देखा था, देखो यही क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ये भी पूछ लेता है आपसे। तो अब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁹ मीटर होता है, ये चीज़ भी याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, पिकोमीटर, ये सब कुछ याद रखना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, मैं आप लोगों को लॉग टेबल जल्दी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लॉग टेबल के बारे में, लॉग एंटी लॉग टेबल में पढ़ा दूंगा, एक दो लेक्चर ले लेंगे हम, एक लॉग टेबल की एक एंटी लॉग की, उसमें मैं आपको ये रेंज भी बता दूंगा, नैनोमीटर सबका पूरा रेंज भी बता दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कब करना है इसे, इस चैप्टर के बाद करें या इस चैप्टर के बीच में ही करके बता दें, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन हम यूज़ करते हैं 2.5 इक्वेशन का, तो वायलेट हमारे पास होते हैं, देखो यही भी सी इक्वेशन दोबारा यूज फॉर्मूला का यूज होगा हमारे पास। लाइट की स्पीड हमें पता है
400 नैनोमीटर हमने पहले वायलेट का निकाल लिया, 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज निकल गया हमारे पास। इसके बाद हम किसका निकालेंगे, इसके बाद हम रेड का निकालेंगे। अभी मैंने वायलेट का निकाल लिया, अब रेड का निकाल लेते तो वही फॉर्मूला यूज करके हम 4 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। तो सबसे ज़्यादा रेंज किसकी आई, विजुअल स्पेक्ट्रा की। तो मेनली अगर कहा जाए तो 4 है इसकी, इसकी तो इतने से लेके इतने तक यानी हर्ट्ज टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी यूनिट्स आ गई हमारे पास। तो विजुअल रेंज हमारे पास स्पेक्ट्रा की यहाँ से इतने के बीच में होती है, पता चल जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक के बीच में हमारे पास क्या होती है, इसमें विजुअल स्पेक्ट्रा होता है। इसके बाद 2.5 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड अब इसमें हमें वेव नंबर निकालना है। ठीक है, वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो भी येलो रेड की हमारे पास दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एंगस्ट्रॉम कितने 10⁻⁻10 होती है, ये चीज़ याद रख लेना तुम। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, ठीक है, हमने पहले तो लैम्डा हमारे पास दे रखा है, ये वेवलेंथ। लैम्डा हमारे पास देखो, इसने सेंटीमीटर से मीटर में, एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में डायरेक्टली चेंज कर देता, 10⁻⁻10 लगा के तो हो जाता। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पहले सेंटीमीटर में फिर मीटर में कन्वर्ट किया। फिर हमारे वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ होता है हमारा, इसकल टू 1/5800 इंटू 10⁻10 आ गया। अब 10⁻10 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 2 से जो 0 कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर आ गया तो 1 से इसको ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाता है, क्योंकि मीटर ऊपर चले जाएगा। आइए राउंड फिगर में सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, ये कोई यूनिट नहीं होती, इतना ही। आप यहाँ तक भी आंसर रहने दोगे तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा, लेकिन आप बुक में देख लो कि आपको क्या है, किस में रहा है निकालने के लिए, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ आप लोगों को देख के ही करना चाहिए। कैलकुलेशन तो मस्ट जरूरी है आपके लोगों के लिए। ठीक है, देखो आईआईटी का हो यानी कि जेई का हो या नीट का एग्जाम, कैलकुलेशन तो फिजिकल केमिस्ट्री का मजबूत होना ही चाहिए। देखो मेनली मेडिकल के जो बच्चे होते हैं ना, मेनली फिजिक्स से डरते हैं, केमिस्ट्री से नहीं डरते। केमिस्ट्री में से पूरे नंबर लेके आते हैं वो। ठीक है, पूरे नंबर लेके आते हैं, 180 में से 180 भी ले आते हैं बच्चे। फिजिक्स में भी लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेनली बायो मेन हो जाता है उनका, 360 का होता है नीट वालों का। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री पे भी तो फोकस करना है। अब तो हमें ऐसे तो पहले ऐसे होता था, ठीक है, कि फिजिक्स नहीं भी करके आएंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो हमें हर एक से, अब क्योंकि 600 अबव जाता है पूरा, 600 अबव आप लाओगे तभी आपका एडमिशन होएगा किसी कॉलेज। रैंक तो आप 680 के आसपास की उम्मीद करोगे, 650 यानी 650 680 के आसपास जाओगे तो एक अच्छा खासा रैंक मिलेगा आपको। ठीक है, एक अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। 700 क्रॉस कर लो तब तो आप वेल एंड गुड है, तब को दिल्ली एम्स जैसा, मौलाना आजाद हो गया, सफदरजंग हो गया, ये सब मिल सकता है। ठीक है, मेनली आप स्टेट से भी बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ स्टेट कोटा भी लग जाता है। बस दिल्ली एम्स को छोड़ के ना कोटा लगता है हर मेडिकल कॉलेज में, बस एम्स में नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आईआईटी का तो अलग ही सिस्टम होता है, उसको भी समझाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करते हैं तो यही हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है दोबारा। तो हमारे पास लाइट की स्पीड दे रखी है, लैम्डा हमारे पास दे रखा है, निकाल लेंगे हम 5.172। देखो यहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करें, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। ठीक है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं और हम इसे आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पढ़ने में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। एक चीज़ आप ध्यान देना बुक में एनसीईआरटी में, जहाँ जहाँ ये स्टार मार्क्स दे रखे हैं ना हमारे पास, सारे के सारे पॉइंट नीचे दे रखे थे हमारे पास। जैसे मान लो यहाँ पे डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द ऑब्स्टिकल। और अब ये इंटरफ्रेंस की बात करें, इंटरफ्रेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू गिव a wave whose distribution at the each point in a space is the algebraic or vector sum of disturbance at the point resulting from each interfering wave। ये चीज़ हमें दे रखा है, तो ये चीज़ भी हमें देख लेना चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं चलता तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है, कई बच्चे ध्यान नहीं देते इस स्टार पॉइंट पे, क्योंकि उसका पूरा डिटेल में मतलब बताया रहता है उसका। अब हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ देख लेना। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव। मेनली इसे आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे मेनली आप। वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फिर से बात आ गई यहाँ पर। हाउएवर द फ्लोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच कुड नोट वर्ड पे तो कहीं भी देखो आजकल के एक क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, आजकल क्या, अब मेनली क्वेश्चन नीट एग्जाम में या जेईई मेंस की बात करो तो नोट ला के क्वेश्चन आता है।
अब वही जो बच्चे जो होते हैं ना, नोट वोट पे ध्यान नहीं देते, उसमें पूछता है कि इसमें से गलत कौन सा है, और सारे आंसर सही होते हैं, उसमें से एक गलत दे रखा होता है, उस गलत वाले पे टिक लगाना होता है। लेकिन बच्चे नोट नहीं पढ़ते हैं, जो सही हमारे जो गलत मायने में सही होता है, लेकिन गलत आंसर पूछा गया तो वो सही वाला लगा टिक लगा देते, बस हो गया, यहीं पे गलत कर देते हो। तो नोट वर्ड पे हमेशा फोकस करना है। जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े तो नोट को अंडरलाइन या सर्कल जरूर किया करो कि नोट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनओटी नोट, ठीक है, एनओटी नोट का मतलब नहीं। तो नोट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 19th सेंचुरी फिजिक्स नोन एज द क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स अभी नोन एज क्लासिकल फिजिक्स की बात है। आपने क्लासिकल डांस तो सुना होगा, लेकिन अब ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स वही है जिसमें मेनली हमारे रेडिएशन सबके बारे में बात करते थे, ठीक है, क्लासिकल। अब क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल डांस कितना हार्ड होता है वैसे ही, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स हार्ड नहीं होता है, ठीक है, मेनली यह चीज़ याद रखना। फिजिक्स में भी हमारे पास थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे 12th क्लास में, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वो फिजिक्स में, ठीक है। हो सकेगा तो कुछ दिनों में हम फिजिक्स भी स्टार्ट करवा दें, मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ टॉपिक, ज़्यादातर पोर्शन तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ, ठीक है। एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखना, मैं बुक से नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि फिजिक्स तो बुक किस काम की, ठीक है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट होगा ना मैं वो समझाऊंगा आपको, मज़ा ही आ जाएगा, एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा आपको। द नेचर ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज, अब हॉट बॉडी यानी गर्म, यानी हॉट बॉडीज में भी क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है। अब यहाँ पे देख लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, हॉट बॉडीज यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उसमें भी क्या होता है, रेडिएशन ही निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। इजेक्शन ऑफ, इजेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स निकलना, जैसे हम अगर मेटल वेटल के रॉड को ये करें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे हमने लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो उस चीज़ की बात करते हैं। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो वेरिएशन हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी यानी कि हीट यानी थर्मल, उसमें भी बात होगी। सॉलिड, मान लो ये सॉलिड है मेरे पास, अगर मैं इसको गर्म करूँ, धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद में मैंने पकड़ रखा है, आराम से छोड़ दूंगा इसको, क्योंकि मैं रेडिएशन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसको हीट दे रहे हैं हम ज़्यादा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लाइन स्पेक्ट्रम की बात आती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम तो हमारे लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू हाइड्रोजन, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन की बात कर रहा है। दिस फिनोमेना, अब हैंडी हाइड्रोजन में ही देखते हैं, दिस फिनोमेना इंडिकेट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन द डिस्क्रीट अमाउंट, डिस्क्रीट अमाउंट में लगा फैला हुआ रहता है। ऑल द पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड, यानी अगर सारे एनर्जी की बात करें, कैन नॉट बी टेकन, सब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएट फैल जाता है हर जगह, ठीक है। एंड इट इज नोट वर्थी दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप देखो, स्टीफन हॉकिंग एक बुक काफ़ी अच्छी थी, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ना वो, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, स्टीफन हॉकिंग की बुक है। उसमें ब्लैक बॉडी के बारे में अच्छे से बता रखा है, यानी कि ब्लैक होल के बारे में मेरे अच्छे से बता रखा है। मुझे बुक का नाम याद आ गया, एक्चुअली मेरे पास है भी वो बुक, ठीक है। तो आप वो पढ़ना, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। साइंस फिक्शन की जितनी बुक पढ़ोगे ना, काफ़ी, देखो टाइम हो तो अभी ज़रूर पढ़ना, अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा मत पढ़ना, ठीक है। अभी अपने जेई मेंस के पहले एग्ज़ाम है अप्रैल में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, ठीक है, लास्ट ही डेट होने वाला है शायद। इसके बाद हो जाएगा आप लोगों का नीट एग्ज़ाम, नीट का भी एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म निकला तो उसको भी फिलअप कर दो आप, ठीक है, जितना जल्दी और फिलअप करोगे उतना अच्छा रहेगा। और कोई भी मिस्टेक तो बिल्कुल ही मत करना, कोड का खास तरह से, कोड का हमने एक शॉर्ट्स में ना पूरा डिटेल 1 से लेकर 7 तक कोड हमने पूरा बता दिया कौन सा किसके लिए, ठीक है। तो वो आप जरूर देखना, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, पूरा डिटेल में हमने समझाया। 50 से यानी कि 60 या 50 सेकेंड का है ओनली, लेकिन अच्छे से समझा दिया थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ जरूर देखना। अभी इधर उधर की किताब मत पढ़ो, अब आराम से अपने नीट की एग्ज़ाम की और जेई की तैयारी करो अच्छे से। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन्ड अबव वाज गिवन बाय द मैक्स प्लांक्स ने दी थी इसे इन 1900 में। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना व्हिच इज गिवन बिलो। तो इन्होंने भी कुछ फिनोमेना तो समझा होगा, तभी कुछ दे रखा होगा। कोई साइंटिस्ट कुछ भी करता है तो ऐसा तो नहीं देता है, ठीक है, दिमाग होता है तभी देता है उसके वास्ते। देखो हमें दिमाग को ना, एक्सपेरिमेंट ना, क्यूरियोसिटी अगर
अगर आपके अंदर जानने की इच्छा होगी ना, कोई चीज़ जानने की इच्छा इंसान को ना बहुत आगे ले जाती है। बहुत आगे का मतलब कि फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना था। देखो दुनिया पूरी खुली हुई है आज के टाइम में। एक टाइम था बंदिश थी, आज के टाइम में इंटरनेट, आप जैसे ऑनलाइन अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम था कि एक बच्चे सीमित हो जाते थे, ठीक है, मतलब फिक्स हो जाते थे। ऑफलाइन ऑनलाइन तो टाइम था ही नहीं उस टाइम, मेनली कोरोना की वजह से सब कुछ ही हो गया। तो क्या होता है, मेनली अगर मैं बात कर रहा था कि जैसे हम अगर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा की बात करता हूँ, अगर हमें जानने की इच्छा है ना, हम, अब तुम्हें पीएचडी तो करना नहीं है, तुम्हें एक मेडिकल में आईटी में एक सीट लेनी मिली, तो जानने की इच्छा इतनी रखो कि तुम्हारे पास जितने एनसीईआरटी में दे रखा है एटलीस्ट पूरा उसको कवर अप कर दो, कुछ छोड़ना नहीं। वरना जानने के लिए तो पूरी दुनिया ही है। पीएचडी करना चाहो तो पीएचडी कर सकते हो, चाहे केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, किसी भी फील्ड में कर सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या है, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना है, तुम्हें पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। आगे की बात आगे सोचना, पहले सिलेक्शन ले लो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर आगे जो करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे, मेनली अभी पढ़ लेते हैं, ऐसे ही लेक्चर हमारा लंबा होने वाला है। हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अब मेनली हॉट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, उसमें तो रेडिएशन निकलता है। आपको देखो जैसे रॉड है ना मेनली, अगर इसको मैं ये गर्म है ऑलरेडी, मान लो, तो मैं इधर पास में ले जाऊंगा ना, तभी मुझे फील होगा, क्योंकि इसका रेडिएशन फील होगा मुझे कि ये गर्म है। अब मेरा सब कॉन्शियस माइंड कहेगा इसको कि मत छूने, कि संजय मत छुए इसे, हाथ जल सकते तुम्हारे, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो एट हाई टेम्परेचर in appreciable proportion of radiation is in the visual region of the spectra as the temperature is raised। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट की बात करें तो मैं मोमबत्ती में देख ले तो आप, ब्लू लाइट होता है, येलो होता है और रेड होता है, ऐसे दिखता है ना, ब्लैक भी होता है, में लिए दिख जाता है, मोमबत्ती में देख सकते हो। तो ये चीज़ हमें दिख जाता है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फ्यूरेंस, तो जैसे हम आयरन रॉड को अगर हम हीट कर दे, जैसे जो होते हैं ना लोहा सोनार जो होते हैं मेनली, जैसे गोल्ड स्मिथ कह दो या लोहार सोनार को ब्लैक स्मिथ, ये सब कह देते हैं। तो हीट करते देखते हो पूरा लाल होने देते हैं, लाल होने का लोहा पीटते हैं उस पर, तो जिस शेप का उसको बनाना चाहते हैं उस शेप का बन जाता है। तो मेनली क्या होता है, वैसे हीट करते हैं फ्रेंड्स इन द फर्स्ट चांस टू डल एंड रेड, उसमें से झड़ता भी है उस टाइम, ठीक है, अगर डल हो जाता है ना, खराब हो, तो उसमें झड़ता भी है, थोड़ा लोहा झड़ने भी लगता है। देन द प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एंड द टेम्परेचर इंक्रीज, जितना ज़्यादा हम गर्म करेंगे उतना ज़्यादा लाल होते जाएगा। दिस इज हीटेड फॉर द रेडिएशन इमिटेड ऑफ द वाइट, फिर धीरे धीरे वो लाल वाला व्हाइट हो जाएगा, एंड देन बिकम द ब्लू एंड द टेम्परेचर धीरे धीरे फिर ब्लू हो जाएगा। रेडिएशन मोस्ट इंटेंस पार्टिकुलर टेम्परेचर, ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस इन अदर टेम्परेचर। ये चीज़ आपका आने वाले 8th क्लास में मेनली पूछते हैं ये सब चीज़ें। दिस मीन्स दैट intensities of radiation of different wavelengths emitted by hot body depend upon its temperature. By late 1850s, it is known that the objects made of different metal are kept at the different temperature and emit different amount of radiation. Also, when the surface of object is इरिडेटेड एंड लाइट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, देखो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, मैं इसलिए पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। समझाने वाली बात होगी तो समझाऊंगा, इतने हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो रेडिएट एनर्जी का मतलब है रेडिएशन होगा, तो रेडिएट यानी रेडिएशन उसका फैल रहा है। जनरल इफेक्ट सच पार्ट, तो हमें जैसे मैंने कहा ना फील होगा, तो वैसे फील होगा, यानी रेडिएट करेगा एनर्जी, ठीक है। द पार्ट ट्रांसमिटेड दिस रीजन फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन is that the ordinary objects are the rule of imperfect absorption of radiation. तो an adult body which emits and absorb, अब emits करता है अपने और absorb करता है रेडिएशन को and frequencies uniformly, this is called the C को हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी, या radiated emitted by such body is called ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसी को कह देते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, इसको हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट। अब देखो मेनली देखो कार्बन की बात करें तो कार्बन हर एक चीज हमारा जो कार्बन से बना हुआ है, यानी एटम से कह सकते हैं, मॉलिक्यूल से बना हुआ है हमारे पास। तो कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली द fairly closely to the black body, and a good physical approximation to a black body is a cavity with a tiny hole which has no other opening, any re-entering the will be reflected by the cavity walls, ठीक है। एंड कुछ खास नहीं है। एक ब्लैक बॉडी इज आल्सो परफेक्ट, एक ब्लैक बॉडी होता है परफेक्ट रेडिएटर का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ से एक लाइट इंटर की, कहाँ से इंटर की, यहाँ से मान लो ये लाइट इंटर की,
ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे बाहर निकल जाएगा, फिर ये बाहर निकल गया। तो देख लो इसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं, नहीं उसी के अंदर घूम फिर के रह जाता है, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक होल भी है हमारे पास नहीं है, मतलब यूनिवर्स में है। अब द रेडिएशन रेडिएट एनर्जी फर्दर ए ब्लैक बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ब्लैक बॉडी एक तरह का हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम यानी हीट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी रेडिएट करती है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा, यानी गिवन टाइम, जितना भी टाइम मिले उसे, यानी जो भी टाइम दिया जाता है। अमाउंट ऑफ light emitted यानी intensity radiation from the black body and is a spectral distribution depends only on its temperature. At a given temperature intensity of radiation is emitted increase with increase of wavelength, यानी जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ या हमारे पास इंक्रीज करते जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन स्टार्ट शुरुआत में हमारे पास इंक्रीज वेवलेंथ एज सून एज द फिगर हमें 2.8 में दिखा गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करना है यानी मैक्सिमम पॉइंट पे चले जाएगा उसका कर्व, और वेवलेंथ भी हमारे मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा एंड प्रिडिक्ट करेगा हमारे इंटेंसिटी के, किसके, रेडिएशन की इंटेंसिटी को, और फंक्शन ऑफ वेवलेंथ हमारे पास, तो जो कि हमारे पास यहाँ दिखाएगा। देखो T1 है, T1 को हम टेम्परेचर इतना तक ले गए तो हमारे पास टेम्परेचर हमने कम दिया तो इंटेंसिटी भी हमारे पास कम आ गई। देख लो वेवलेंथ या इंटेंसिटी हमारे पास, और टेम्परेचर हमने ज़्यादा दिया तो इंटेंसिटी भी एकदम ऊपर चले गई। तो हमारे पास T2 इज ग्रेटर देन T1 लिखा हुआ है, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो T2 हमारा ज़्यादा होता है T2 के मुकाबले, T2 के मुकाबले, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखो आप लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, मैक्स प्लांक के बारे में, तो ये जो आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो arrived at satisfactory relationship by the making the absorption of the that absorption and emission of radiation arises from oscillator atoms in the wall black body. Their frequency of oscillation is changed by their interactions and with oscillator electromagnetic radiation. Planck's assumed that radiation could be subdivided. Radiation को divide किया गया, subdivide into the discrete chunks में energy. He suggests that atoms and molecules are एटम एंड मॉलिक्यूल्स का क्या इमिट किया गया एंड एब्जॉर्ब हुआ है हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटी एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर, लगातार नहीं। तो क्वांटम हम एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटम कह देते हैं, मेनली कहा जाता है। तो टू द स्मॉलेस्ट, यहाँ से देखो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. This energy is of quantum radiation is proportional to the frequency and is expressed in E is equal to h mu। अब h हमारे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। यही हमारे पास क्वांटम कहलाता है हमारे पास। तो मेनली क्या होता है, एक एनर्जी का पैकेट्स होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी निकल रहे होते हैं हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास म्यू के हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसी दे रखा है हमारे पास एक्स हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है, एच हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर में 34 जूल होती है। ये चीज़ हमें याद रखना है, ये चीज़ एग्जाम में ये फॉर्मूला का यूज होने वाला है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी अभी करने वाले, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। विद दिस थ्योरी प्लैंक्स वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशंस फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर की मेनली बात करते हैं यहाँ पे। तो quantization of the has been compared to the standing on a staircase. A person can stand on any step of a staircase but it is not possible him or her, यानी कि अगर मान लो कि क्वांटिनेशन की बात कर रहा है तो एक इंसान को लेके कंपेयर किया गया है कि ये स्टेयरकेस यानी जीने पे खड़ा है वो, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वो, ठीक है। बट इज नॉट पॉसिबल टू हिम और हर टू स्टेप्स, यानी ये तो पॉसिबल नहीं कि हर एक इंसान जो होगा दो स्टेप कूद के चलेगा, तो एक स्टेप कूद गई। एनर्जी की मेनली बात हो जाती है इसी से कि द एनर्जी कैन टेक वन ऑफ द वैल्यूज, तो सबकी एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। जैसे E0 एच म्यू 2 एच म्यू 3 एच म्यू, ठीक है, ऐसे नंबर बहुत सारे हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बचता कितना है ये चलो ये देखते हैं हम, लेक्चर लेंदी होने वाला है मेरे हमारे लिए। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इक्विपमेंट लिया है हमारे पास जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली कहा जाता है हमारे पास। वी कैन स्ट्राइक द क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड आर काउंटेड बाय डिटेक्टर बाय डेट मेजर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मेनली देख रहे हैं यहाँ पे एमीटर लगा है, यानी कि ठीक है एमीटर लगा है हमारे पास।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैटरी लगे हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेनली, यहाँ से लाइट दिख रही है हमारे पास, लाइट इमिट किया तो इलेक्ट्रॉन सीधर वो ऊपर है। डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्टर है पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे पास हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे हो जाता है। तो मेटल सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे जाएगा हमारे पास। तो वैक्यूम चैम्बर हमें दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आगे बढ़ते हैं। तो ये मैक्स प्लांक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या, ठीक है। हम लोगों को यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे देख सकते हैं। लेक्चर में आप लोगों के लिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:30 बज रहे हैं, मतलब बजने वाले, ठीक है। क्या है कि दिन में यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। तो मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता और लाइव बीच में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता दिन में। और दिन में एक मेन ये भी होता है, हमारी बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं हमारे पास। मेनली अगर 3 बजे से कहा जाए तो 10 बजे तक हमारी 3 बजे से लेके 10 बजे रात तक हमारी ऑफलाइन क्लास मेनली चलती है हमारे पास, ठीक है। साइंस की और केमिस्ट्री बायो इन सब की चलती है मेनली, ठीक है। तो इसलिए हम रात को ही लेक्चर ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। 1887 की बात करें तो हेनरीज हर्स की बात करें तो परफॉर्म वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ये रखना। और इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, और द एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये सब हमारे पास बीम ऑफ लाइट सो इन द फिगर हमारे पास दिख जाते हैं हमारे पास। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं मेनली। दिस इज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या ऑब्जर्व हमें किया गया इस एक्सपेरिमेंट, तो ये चीज़ हम देखते हैं वाले। तो सबसे पहला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन्स और आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। तो मेटल पे हमारे पास मेनली दिख जाता है कि हम उस पर स्ट्राइक करवाते हैं लाइट की, तो सरफेस से वहाँ पे देयर इज नो टाइम, वहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिजेक्ट कर जाती है हमारे पास दूसरे वाले सरफेस पे हमारे पास। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन द प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस। तो मेनली हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इजेक्ट करेगा प्रोपोर्शनली, यानी मेरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली होगा तो कम होगा मेनली। तो ब्राइटनेस, लाइट के ब्राइटनेस पे भी डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। तो मेनली यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फॉर इच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, नहीं कम से कम जिससे फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे पास उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, बिलो विच, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन होता है उसका। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है, मेनली ये चीज़ दे रखा है हमारे पास, तो ये हमें पता होना चाहिए। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये हमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, एट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद द सर्टेन काइनेटिक। अब वहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी वो होता है वहाँ पे जहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इसका फॉर्मूला ही हाफ mv² होता है हमारे में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे, अगर स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से हमारे पास। ऑल द अबव रिजल्ट्स हम जितने भी पढ़ते हैं नोट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे सारे ऑब्जर्व तो नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो हमारे पास एनर्जी, कुछ एनर्जी हमारे पास लाइट्स के हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जैसे डिपेंड ऑन द, उसमें लिखे लाइट के ब्राइटनेस पे डिपेंड करता है हमारे पास। अदर यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected and the kinetic associated with them and should depend on the brightness of light. It is observed that though number of electrons ejected does not depend upon the brightness of light, kinetic energy of the rejected electron does not। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है। इसका v इसको 4.3 से लेके 4.6 होता है और 10 की और 14 हर्ट्ज तक ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी में साइन और अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल की बात करें, रिएक्टिव मेटल है, देख लो, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल माने जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेनली कहा जाता है आर वेरी इजेक्टेड एंड सून एट द वेरी वीक येलो लाइट हमारे पास होती है। ये सब हमें कुछ नहीं आने वाले हैं। पोटेशियम मेटल के बारे में पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम मेटल यूज़ करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेनली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, पोटेशियम मेटल का जो तुम्हारा ये रेंज, ये भी नहीं पूछने वाला मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दे रखा है, इस टेबल को देख लेना आपको, लिथियम सोडियम पोटेशियम का सबका वर्क फंक्शन कितना होता है मेनली, इतना ये पूछता नहीं है लेकिन देख लेना है फिर भी। आइंस्टाइन 1905 में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से, प्लैंक्स के बाद थ्योरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट में,
ठीक है। तो आइंस्टाइन के बारे में आप ये सब जीनियस साइंटिस्ट थे, तो पता ही है आपको, फिजिक्स इन्हीं के बदौलत देने, ठीक है। फिजिक्स इनकी, और इनकी इनसे ज़्यादा कहा जाता है न्यूटन्स की, सबसे ज़्यादा न्यूटन ने सबसे ज़्यादा मेन योगदान था, जो 3 लॉ दिए थे। इसके बाद आइंस्टाइन ने भी बहुत कुछ किया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साइनिंग कहाँ गया, साइनिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ मेटल सरफेस कैन, मेनली देखो लाइट की ब्राइटनेस तो डिपेंड करती है, लेकिन मेटल की जो साइनिंग होती है ना वो भी डिपेंड करती है। वी शूटिंग द बीम ऑफ पार्टिकल्स तो द फोटॉन्स, फोटॉन्स कहते हैं लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। when the photon of sufficient energy strike on the electron of the metal, it has transferred the energy instantaneously at the electron during the collision, कॉलिजन ही टकराएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे तो क्रिएट कर भूम आवाज करेंगे, तो इजेक्ट होगा, इजेक्ट यानी टकराएंगे तो क्या कुछ लाइट प्रोड्यूस होगा। इजेक्टेड विदाउट द टाइम लैग, बिना कोई देरी हुए, तो डिले ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट ध्यान रहे। ग्रेटर एनर्जी यानी ज़्यादा एनर्जी रहेगी फोटोन की, तो ज़्यादा हमारे पास एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे पास। ये चीज़ इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेनली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी को कहते हैं। तो सिंस द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू h म्यू एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, यानी कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फिर हमें, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, W नोट से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आता है एच हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है, देख सकते हो आप। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं मेनली आगे, हम ये पता होना चाहिए। तो एम ई हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। ये चीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। The more intense beam of light consists of a larger number of photons. Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in the experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. अब कुछ खास नहीं था, ठीक है। ड्यूल बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वास के ड्यूल कैरेक्टर की बात कर रहे थे। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज पोजेस्ड डायलेमा फॉर साइंटिस्ट, डायलेमा दुविधा कर लो। तो वंस वन ऑफ द हैंड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर देते हैं एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, इसलिए ड्यूल कहते हैं मेनली। बट ऑन द अदर हैंड इट वाज नोट, मैंने कहा ना नोट वर्ड पे ध्यान देना, नोट कंसिस्टेंट विद द नोन ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट की बिहेवियर पे कुछ नहीं डिपेंड करता है। अकाउंट फॉर, बाद में पता चला ड्यूल बिहेवियर, अकाउंट फॉर द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है हमारे पास मेनली। द ओनली रिजल्ट द डायलेमा वाज शब्द, इसको ये थ्योरी जो अंधविश्वास था, ये जो भी कह सकते हैं, जो गलत हमारी व्यू थी, वो चीज़ बाद में जाके दूर हुआ था। तो एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द लाइट पोजेस द बोथ पार्टिकल्स एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, लाइट हैज ड्यूल बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द, मेनली डिपेंड करता है हमारे पास किस पे, एक्सपेरिमेंट पे। वी फाइंड द लाइट बिहेव्स either as a wave or as a stream of particle. Whenever the radiation interacts with matter, it displays particle-like properties of contrast to the wave-like properties, interference and diffraction from it exhibit when it is propagates. This concept was totally alien to the way of a scientist thought about the matter radiation, and to it took them to a long time to become convenient, so its validity turns out as cell as later that some microscopic particle जो हमारे पास होता है, कुछ माइक्रोस्कोप यानी बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मेनली हमारे पास छोटे होते हैं, उसकी बात की गई। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे मेनली न्यूमेरिकल्स हमारे लिए खास हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मेनली मज़ा आता है न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। आप लोगों की मज़ा आना चाहिए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की बात करें, यानी रेडिएशन में, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखा है, हमारे पास आज कितना 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, मेनली एच ई इसके लिए एच म्यू, एच की हमें वैल्यू बता 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास दे रखा है दोनों चीज़, तो हम निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, निकल गया हमारे पास एनर्जी 1 मोल कितना होता है हमारे पास 6.022 × 10⁻23 होता है। अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, बड़े अच्छे से हमने लोगों को समझा रखा है पूरा पॉइंट। 2.7 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, वो भी कई बार आया हुआ है, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी, IIT में भी, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो 100 वाट का बल्ब हमें, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमारे वेवलेंथ दे रखा है हमें 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने निकलते हैं वो हमें पता करना। तो पावर कितना है बल्ब का, 100 वाट, यानी 100 जूल सेकंड इनवर्स। एनर्जी ऑफ फोटोन ई इजकल टू एच सी बाई लैम्डा। एच हमें दे रखा है, सी दे रखा है हमारे पास 3 × 10⁸ 400 दे रखा है, मैंने निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब जितना हमारे पास निकला है क्या, 4.969 निकला है हमारे पास। अब 1000 हमने पावर अपॉन में बार बार जितना भी एनर्जी निकला है हम काट देंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इजकल टू पावर ऑफ बल्ब अपॉन में एनर्जी, बस कर दो, आंसर निकल गया 2.012 × 10⁻20 सेकेंड इनवर्स, अप्रोक्स के आसपास निकलना ही चाहिए आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन इमिटेड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें इतना। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, हमें कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सोडियम वाले में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिट करेगा। तो ये देखो हमारे पास यहाँ दे रखा है, एनर्जी ऑफ द 300 नैनोमीटर फोटोन इज गिवन बाय ई। अब देखो यहाँ पे कुछ गलत दे रखा है हमारे पास, ये नहीं दे रखा है। तो हमारे पास ई इजकल टू एस सी वाई लैम्डा, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे पास 6.626 10⁻19 निकल गया आंसर। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमारे पास कितना निकलेगी, 1 मोल कितना 6.62 दे रखा है, और 6 एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। मिनिमम कितना चाहिए कम से कम, हमारे पास जितना निकला है ना, तो हमारे पास ये दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है इतना, हाँ ठीक है। तो 2.99 हमारे पास यहाँ पे है, माइनस करके हम निकालेंगे 1 पॉइंट, जितना हमें दे रखा है उतना अब दे रखा है हमें काइनेटिक, उसे माइनस करके आंसर निकालेंगे तो 2.31 × 10⁻5 जूल हमें निकाल लेंगे। तो इतना एनर्जी कम से कम चाहिए ही। अब फिर बात करें एनर्जी मतलब तोड़ने के लिए कितना चाहिए मिनिमम एनर्जी, तो हमें एनर्जी की बात करें तो जो हमें निकाल दे रखा है, हमें निकाला अभी हमने, और हमें बस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर वही बात की जा रही है हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बस आगे पीछे कर देना हमें। ठीक है, लैम्डा हमें लैम्डा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वी नॉट द मेटल की हमें दे रखी इतनी, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, तो हमें बताना चाहिए, इंस्टेंट इक्वेशन लगाओ। ठीक है, और सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, कितना आंसर आ जाता है। देखो सॉल्व क्वेश्चन है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे ही लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया हमारा। एविडेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात करें, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पास एज द रिजल्ट बीम ऑफ लाइट की बात कर रहा है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू, एक मीडियम से दूसरे। अब देखो ओरिजिनल पाथ में निकलेगा लेकिन मीडियम चेंज हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे प्रिज्म को लेके हम करते हैं मिली स्पेक्ट, वाइट लाइट हम डालते हैं, हमें प्रिज्म यानी मीडियम चेंज होता है तो उससे एवरेज में वेवगिवर के फॉर्म में निकलता है हमारा, वो स्पेक्ट्रा कहते हैं मिली। एंड रिफ्लेक्टेड from its original path on it as it passes from one medium to another. It is observed that when a ray of white light passes through the prism, the wave's shorter wavelength bends more than the one with a longer wavelength. Since ordinary white light consists of waves with the wavelength in the visible range, a ray of white light is spread into a series of spectra कह देते हैं। डेफिनेशन में पूछे तो बता देना, यहाँ से हो जाता है, तो यहाँ से कहाँ से बताओगे, यहाँ से ऑर्डिनरी वाइट लाइट से लेके यहाँ तक कर सकते हो। द लाइट ऑफ द रेड कलर की हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया। एंड हमारे पास वायलेट लाइन वाइल द वायलेट की हमारे पास क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ये चीज़ याद रखना। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। और वैसे ही हमारे पास वायलेट की हमारे पास क्या होगी, इसकी वेवलेंथ छोटी कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमें क्वेश्चन पूछा हो गया नीट एग्जाम में और IIT में, तो हमें पता होना चाहिए। व्हाट लाइट डेट कैन सी द रेंजेस वायलेट, इतना इतना होता है इतना, एंड द स्पेक्ट्रम इसका इसी को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कह देते हैं। कंटिन्यूस ही नहीं लगाता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वायलेट क्या होता है, मर्ज हो जाता है ब्लू में, एंड ब्लू इनटू ग्रीन, एंड ग्रीन हमारे पास मेनली सिमिलर, ऐसे ही एक के साथ एक जुड़ता चला जाता है हमारे पास मेनली। एंड सिमिलर स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस व्हेन द रेनबो हमारे पास ऐसे फॉर्म, रेनबो कैसे फॉर्म करता है मेनली, रेनबो ऐसे फॉर्म करता है जो हमारे पास
वाटर का पार्टिकल्स होता है रिफ्लेक्ट होता है उसमें भी, तो उसमें ही से हमारा क्या होता है टकराया, फिर वही प्योर सैंड फॉर्म में निकल जाता है हमारे पास, तो रेनबो ऐसी फॉर्मेशन होता है। सिमिलर स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस व्हेन द रेनबो फ्रॉम द स्काई व्हेन द remember that the visible light is just a small portion of the electromagnetic radiations. When electromagnetic radiation is interact with matter atoms and molecules may absorb energy and reach to higher energy state, यानी क्या होता है हमारे लो एनर्जी से क्या होता है हाई एनर्जी में पहुंच जाता है हमारे पास। विद हायर एनर्जी देयर आर इज एन अनस्टेबल स्टेट, अब ये हाई एनर्जी क्या होता है अनस्टेबल स्टेट में रहता है, अनस्टेबल नहीं रहता है। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल एनी मोर स्टेबल यानी लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इमिट रेडिएशन वेरियस रीजन, तो एटम और हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं रेडिएशन इमिट करते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्पेक्ट्रम में हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ से पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें रीजन जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ये चीज़ हमने शुरुआत में भी देखा था, एमिशन एब्जॉर्प्शन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बात हो रही थी हमारे पास, तो मेनली यही चीज़ की बात हो रही थी, एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात हो रही थी। The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called, उसी का अब देखो स्पेक्ट्रम निकल रहा है रेडिएशन तो एमिट कर रहा है सब्सटेंस और ऑब्जर्व करता है, उसी को हम क्या कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वही इसमें हमारे पास एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात होती है मेनली, जो कि ऑब्जर्व कर लेता है, उसी को हम एक्साइटेड स्टेट कह देते हैं। एक होता है ग्राउंड स्टेट, ये निकल रही है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ठीक है, जो कि हम फोर्थ चैप्टर में मेनली इसको और अच्छे से समझेंगे। एक्साइटेड स्टेट तो मेनली ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट में तो निकलता है, एक्साइटेड स्टेट में ऑब्जर्व करने के फॉर्म में आ जाता है हमारा वो। टू प्रोड्यूस एन एमिशन विद सर्टेन एनर्जी सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और इरेडिएटिंग it, and the wavelength or frequency of the radiation emitted as the sample gives us the absorbed energy is recorded, energy को रिकॉर्ड किया था। as the an absorption spectrum is like the photo, अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमारा है हमारा फोटोग्राफी यानी नेगेटिव जो हमारे पास एमिशन रहता है वो होता है हमारा spectrum continuum radiation is passed through the sample which absorb radiation of the certain wave, कुछ ना कुछ उसकी wavelength होती है, and the missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter and leave the dark space in the bright continuous spectrum. The study of emission or absorption is spectra is referred to as spectra। अब देखो स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रा के निकलने का यानी ऑब्जर्व करने का जो उसी प्रोसेस को मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। मेरी स्पेक्ट्रम वर्ड से स्पेक्ट्रोस्कोपी निकला है, यहाँ पे मेरे नहीं दिख रहा होगा तो देख लो यहाँ पे। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट इज डिस्कस्ड इन द अबव कंटिन्यूस ऑल वेवलेंथ, यानी रेड हमारे पास वायलेट, रेड से लेकर वायलेट तक मेनली बात किया था, रिप्रेजेंट किया था स्पेक्ट्रा में। दिस एमिशन स्पेक्ट्रा एटम्स गैस फेज एंड ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा वेवलेंथ एंड रेड से लेके वायलेट तक एंड लाइट ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है हमारे पास। जैसे हमने बात किया था यहाँ पे देखा था हमने कि हमारे पास रेड वाले की क्या होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है, लेकिन हमारे पास वायलेट वाले की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहती है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम अब देखो मेनली यहाँ पे बात करते हैं इमिट लाइट व्हेन स्पेसिफिक वेवलेंथ विद द डार्क स्पेस जो हमारे पास रहेगा उसी को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि हमारे पास रेडिएशन का काम करते हैं। उसी में हमारे पास एमिशन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा निकलते हैं मेनली, जो कि हम पेज नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक लाइन एमिशन, हर एक का अपना एक अलग लाइन होता है, एमिशन होता है, स्पेक्ट्रा होता है। द कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज इन द केमिकल एनालिसिस किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, केमिकल एनालिसिस करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जैसे फिंगरप्रिंट से ऐसे ही तो किया जाता है मेनली, जो फिंगरप्रिंटिंग में जो की जाती है बायोमेट्रिक्स जिसे कह देते हैं, तो मेनली उस समय ऐसे तो क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा, जो आपके फिंगरप्रिंटिंग की लाइनिंग जो होती है ना उसको मेनली पहचाना जाता है, उसी पे सेंस काम करता है वो, केमिकल एनालिसिस करके उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको परमिट देता है। तो आइडेंटिफाई पीपल द एग्जैक्ट इसी पे करता है बायोमेट्रिक सिस्टम, तो ये चीज़ देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट मैचिंग लाइन्स ऑफ द एमिशन, तो फिंगरप्रिंट की लाइन मैचिंग होती है ना फिंगरप्रिंट की, तो ये चीज़ देखा जाता है। Exact matching of the lines of the emission spectra of the atoms is known as element with the lines is a known sample quickly establish the identify the latter। the German chemist जो कि थे रॉबर्ट बंसेन जो थे, उन्होंने 1811 से लेकर 1899 1811 से लेकर 1899 वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रो की इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये चीज़ हमें याद रख लेना। इलेक्ट्रो एलिमेंट्स इसमें कौन से रुबिडियम हो गया, सीजम हो गया, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्केडियम, ये डिस्कवरी की थी मेनली मिनरल्स एनालिसिस जो कि स्पेक्ट्रोस्कोप में मेनली देखा था। तो हीलियम जो था हमारा डिस्कवर्ड किया था सन में सबसे पहले देखा गया था।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने को बन सकता है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रा की बात, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसेस हाइड्रोजन एटम, यानी H2 मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी बढ़ जाता है हमारे पास, जो कि एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी हमारे किस किस में एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास, जैसे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज में। तो ये पढ़ते हैं हम आगे। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस, इसके पास लाइंस बहुत सारे होते हैं हमारे पास। मेनली कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मेनली हम पढ़ने वाले, जैसे बलमार हमारा सबसे पहले डिस्कवर किया था 1885 में। ये एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किया गया था, ये चीज़ हमें देख लेना। इसके बाद हम आगे देखें, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास मेनली। तो स्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर के फॉर्म पे, जैसे विजुअल हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फॉर्मूला भी, ठीक है। जिसमें हम क्या कहते हैं, वेव नंबर से होते हैं ना हमारे पास, यानी नंबर ऑफ लाइन्स का हम निकाल लेते हैं मेनली, ठीक है। तो विजुअल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉर्मूला व्हेन द एन क्या आता है हमारे पास, एन इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। एन इंटीजर नंबर यानी कि 3, 4, 5 जो भी होता है हमारा, ये से होता है, लेकिन 3 से ज़्यादा हमारे पास मेनली हो जाता है। तो मेनली बलमार पासचेन ब्रैकेट मेनली हमें दे रखा है यहाँ पे, लेमान बलमार पासचेन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास दे रखा होता है सीरीज हमारे पास। ये बलमार जो होता है हमारा, ये विजिबल होता है हमारे पास, और जो लेमार हमारे पास जो होता है अल्ट्रावायलेट यानी यूवी की बात करा है। इंफ्रारेज IR रेज होता है, ब्रैकेट पी फंड ये हमारे पास IR रेज के होते हैं। ये टेबल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली। तो n इज द, हमने पढ़ लिया, द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला द बलमार सीरीज। The Balmer series of the lines are the only lines in the hydrogen spectrum which appear in the visual region of the electromagnetic spectrum. The Swedish spectroscopist, जिसे कहते हैं जोनास Rydberg, noted that the all series lines of the hydrogen spectrum could be described by the following। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसके बेस पे हमारे पास यही फॉर्मूला दोबारा यही आ जाता है हमारे पास, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हम देख सकते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे n हमारे पास अगर क्या होता है, N1 N2 हमारे पास होता है, तो N1 हमारा 1 2 3 4 हो जाता है, लेकिन N2 हमारा जो होता है मेनली N1 + 1 होता है। वही हमारा फिर N2 जो होगा हमारा N2 मेनली N1 + 2 ऐसे करके हमारा एक बढ़ते जाएगा, एक कभी 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा मेनली। तो ये चीज़ हमें देख लेना, ठीक है। द अबव यानी कि 1097 सेंटीमीटर इस कॉलर, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, ये नहीं भी याद हुई तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमें मिल जाता है हमें। तो मेनली इसकी बात की लेमल बार पासचेन ब्रैकेट पी फंड सीरीज की बात करता है, ये हमें टेबल में देखने को मिल जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मेनली, ठीक है। तो लेमल बार पासचेन ब्रैकेट पी फंड सीरीज हमें मेनली देखने को मिल जाता है, तो इस टेबल में हमें मिल जाते हैं मेनली, ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद हम मेनली इस लाइन को देखने से पहले यहाँ पे आप ये चीज़ देख लो, हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी एमिशन स्पेक्ट्रम, इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये चीज़ भी दो चीज़ देख सकते हो, जैसे हमारे पास कैसे प्रिज्म से लाइट पास करके दिखाया गया, तो ये चीज़ आप पास देख सकते हो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के बारे में, एटॉमिक एमिशन के बारे में, ये चीज़ हमें देख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास ये चीज़ आता है। अब देखो ये टेबल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से ये नंबर ऑफ लाइन्स पूछे जाते हैं, N1 से लेके N हमारे पास इन्फिनिट तक होता है, लेकिन N6 तक होता है। लेमल बारेंट पैसेंट ब्रैकेट पीफन हमें दिख जाते हैं। अब बलमार वाले में रेड ग्रीन ब्लू वायलेट हमें मिल जाते हैं, जैसे विविगो और मिली क्या देते हैं उसे, ठीक है। ये चीज़ हमारा होता है। तो मोर हमारे पास जितना ज़्यादा नंबर रहेंगे उतना मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द हैवियर एटम, जितना ज़्यादा एटम उतना ज़्यादा हैवियर एटम होगा हमारे पास। देयर आर हावर सर्टेन फीचर, हमारे पास कुछ फीचर्स दे रखे हैं कॉमन टू ऑल द लाइन स्पेक्ट्रा, जैसे अ लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट इज यूनिक एंड देयर इज अ रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। द क्वेश्चन विच अराइज व्हाट इज द रीजन, अब ये रीजन क्या होगा इसका मेनली समथिंग हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये चीज़ हमें यहाँ तक देख लेना है। यस, यहाँ तक रखते हैं आज हम लेक्चर। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।